हेलो एवरीवन, आई एम स्वप्निल नेगी। मैं आईआईटी रुड़की 2020 ग्रेजुएट हूँ। आई एम करेंटली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट न्यूटन स्कूल। उससे पहले आई हैव बीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आई हैव बीन एक्टिव इन वेरियस ऑनलाइन जजेस इंक्लूडिंग कोड शेफ, कोड फोर्सेस। सो आई हैव बीन 6 स्टार एट कोड शेफ and I have been a master in code forces. I have been to ICPC regionals from 2017 से 2019 तक. I have been a mix of both software engineering and competitive programming. And I have also represented my college at ICPC Asia West Continental Finals in 2020. So today it won't be about me, and it will be about two of my very good friends from IIT Roorkee. So let's welcome Dinesh Goyal and Ajit Pant, who have qualified for ICPC World Finals 2023 at Egypt. सो गाइज, अजीत पंत के बारे में बताऊं तो अजीत ने काफी तेज चीप कर्व में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी थी और स्टार्टिंग से ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। ऑल्सो ड्यूरिंग द कॉलेज इंटर्नशिप पीरियड अजीत ने आई थिंक 3-4 कंपनीज में बैठना अलाउड होता था, 4 कंपनीज मैक्स। अजीत ने उसमें से 4 या फिर 5 कंपनीज क्रैक करी थी। सो अजीत ने काफी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप्स क्रैक करी थी। अपार्ट फ्रॉम दम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स में भी क्वालिफाई किया था। एंड उसके अलावा अजीत ने काफी मचाया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स अजीत, डू यू वांट टू गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, sure. Hi everyone, I am Ajit. So, I'm currently a final year undergrad at IIT Roorkee. So, मैंने अपने फर्स्ट ईयर से जब स्टार्ट किया था तो मैंने मेनली सीपी से स्टार्ट किया था। कुछ टाइम तक मैंने मेनली बस सीपी की थी, तो सीपी स्टार्ट करते वक्त कोड फोर्सेस वगैरह से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर थोड़ा एमएल वगैरह की थी। एमएल में भी एक जीसॉक किया था। इसके अलावा मैंने इंटर्न अभी रिसेंटली रूब्रिक में की थी। बट मोस्टली मैं एक्टिव सीपी में ही रहा हूँ। सीपी में ही अभी हम काफ़ी सारे रीजनल्स दिए थे लगातार 3 साल से, और अभी वर्ल्ड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया रिसेंटली। सो दिनेश के बारे में बोलूँ, दिनेश और मैं काफ़ी क्लोज थे स्टार्टिंग से ही। दिनेश सो मैं एक कॉलेज ग्रुप का मेंबर था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ग्रुप। उसके अलावा एक और कॉलेज ग्रुप था, प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स ग्रुप। सो मैं और दिनेश दोनों के कॉमन मेंबर्स थे। सो स्टार्टिंग से काफ़ी बॉन्डिंग रही है। उसके अलावा दिनेश ने भी काफ़ी इंटर्नशिप सीजन में ऊबर वगैरह क्रैक करे थे, साथ में क्वांट में इंटर्नशिप करी है क्वांट बॉक्स कंपनी में। सो दिनेश, डू यू वांट टू गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? यस श्योर। सो हाय एवरीवन, आई एम दिनेश गोयल और अभी मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ आईटीआर में। तो मैं सीपी में ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हूँ, लाइक कोड फोर्सेस, कोड सेफ, एडकोडर, स्पोज और भी लाइक सिमिलर टू दैट। और ऐसे कोड फोर्सेस पे मैं इंटरनेशनल मास्टर हूँ और सिमिलर रेटिंग ऑन कोड सेफ ऑल्सो। और मैंने अपनी समर इंटर्न क्वांटॉक्स रिसर्च में की थी। और इसके अलावा मैंने ऐसे आईसीपीसी में भी कई बार पार्टिसिपेट किया है। तो आईसीपीसी फ्रॉम 2019 टू 22 आई हैव पार्टिसिपेटेड। इनिशियल बैकग्राउंड के बारे में बताओगे क्या कि कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आए थे, जब तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने की या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग परस्यू करने की? तो ऐसे फर्स्ट ईयर में जैसे कि नेगी ने बताया कि हम दोनों कॉमन ग्रुप्स में थे। तो एक प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स ग्रुप जो कि पैग, वो सीपीआर ग्रुप था। दूसरा आईएमजी। तो आईएमजी काइंड ऑफ इज सॉफ्टवेयर डेव ग्रुप। तो ऐसे स्टार्टिंग में दोनों ग्रुप्स में था मैं, और इट्स हार्ड टू बैलेंस बोथ ग्रुप्स। और क्योंकि आईआईटी रुड़की में ऐसे काफ़ी अच्छे ग्रुप्स हैं, यू हैव टू गिव टाइम टू दैट। ऐसे नहीं कि तुम बस सिलेक्ट हो गए और कुछ कर नहीं रहे। डांट पड़ती थी दिनेश हाँ, आपके जो असाइनमेंट नहीं करने पे? नेगी ऐसे काइंड ऑफ मेंटर थे, तो वो उनको ऐसे असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते थे और नेगी ऐसे असाइनमेंट चेक करते थे। तो काफी डांट पड़ती थी उस टाइम। उसके बाद मतलब ये आईएमजी होता था, उसके बाद पैग में आता था। पैग में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होते थे, उधर भी नेगी मिलते थे। तो काफी फ्लक्चुएशंस लग रहे थे उधर। तो उसके बाद लाइक मतलब सीपी में ज्यादा मजा आ रहा था, तो फिर डेव थोड़े टाइम के लिए डिच कर दिया था। तो डिस्कस करते हैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नीज की, दिनेश और अजीत की। सिंस मतलब काफी न्यूबी जब वो आए थे कॉलेज में, मेरे को याद है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का उन्होंने प्रोग्रामिंग की भी एक भी लाइन नहीं लिखी हुई थी। और फिर उसके बाद फ्रॉम देयर लर्निंग मेनी स्किल्स। मतलब दिनेश उस टाइम सॉफ्टवेयर डेव में भी काफी अच्छा कर रहा था, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी कर रहा था। अजीत ने भी काफी वेंचर्स एक्सप्लोर करे हैं, मतलब एमएल वगैरह भी करा है, डेव भी करा है, जीसॉक करा है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी है। तो एक एक करके दोनों से पता करते हैं कि क्या लगता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एज अ न्यूबी से लेके आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स तक पहुंचने के लिए कैसी जर्नी रहती है। तो दिनेश, वील स्टार्ट बाय यू। या श्योर। सो जब मैं ऐसे कॉलेज आया था तो ऐसे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, मतलब प्रोग्रामिंग कभी की नहीं थी। तो ऐसे एक दिन मेरा रूममेट कुछ कर रहा था। हमारे ऐसे जो पैक ग्रुप है वो ऐसे प्रोग्रामिंग सेट भी है, क्योंकि ऐसे
IITR में एक प्लेटफॉर्म है एल्डोस, वो उस पर मैथ्स की प्रॉब्लम होती हैं। तो जो मेरा रूममेट था वैसे RMO क्वालिफाइड था, तो एल्डोस ट्राई कर रहा था, तो उसने मेरे को ऐसे थोड़ा आइडिया दी कि क्या कुछ है, तो फिर मैंने भी ट्राई किया। लाइक उस टाइम पे ऐसे मैं ऐसे डेली 7 या 8 प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेकिन एक भी सॉल्व नहीं हो पा रहा था। लाइक कोई इंसाइट भी नहीं थी क्या करें क्या ना करें। मुझे भी अपनी सीपी जर्नी के स्टार्टिंग याद आता है। इससे अगर मैं सोचूं तो जब पहला कोड शेफ का कॉन्टेस्ट दिया था तो स्टार्टिंग में एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर ड्यूरिंग मतलब वो लंबा वाला था, तो उसमें एंड में 4 क्वेश्चंस करने होते थे। स्नैक डाउन था, स्नैक डाउन के फर्स्ट राउंड में, तो उसमें एंड तक फिर 4 हो गए थे। फिर मैंने सोचा था कि मैं अब अच्छा हो गया, तो फिर मैंने कोड फोर्सेस में ट्राई किया। फिर कोड फोर्सेस में भी एक भी नहीं हुआ, एक करा था वो हैक हो गया। तो काफी मतलब वैसा लगता है जर्नी में। हैक मतलब काफी दुख होता था जब हैक होता था। तुमने ऐसे 5 क्वेश्चन कर लिए, फिर 2 हैक हो जाते थे। तो हाँ, अर्डश से बता रहे थे। हाँ, तो एल्डोस ट्राई करा था उस टाइम। उसके बाद थोड़ा बहुत कोडसेफ के बारे में सुना था। तो मतलब फर्स्ट टाइम में तो कुछ ज़्यादा किया नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम में तो मज़े ही कर रहे थे, मतलब जस्ट हैविंग फन, एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। दूसरे दोस्त बना रहे थे, दूसरे हॉस्टल के दोस्त बना रहे थे, दूसरी ब्रांच के दोस्त बना रहे थे। उस टाइम तो बस यही सब चल रहा था। तो उसके बाद जब विंटर ब्रेक मिला, तो उसे विंटर ब्रेक में ऐसे मैंने कोडसेफ काफ़ी किया था। तो उस टाइम कोई ऐसे ज़्यादा गाइडेंस थी नहीं, मतलब नेगी से बाद में मिला था और भी सीनियर से बाद में मिला था। तो उस टाइम मैंने जस्ट कोडसेफ खोला और प्रैक्टिस प्रोग्राम पे जाके लाइन से प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि क्या कर रहा हूँ, मतलब एडिटोरियल देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस ऐसे इजी प्रॉब्लम थे, लेकिन ऐसे काफ़ी इजी थे, लेकिन वैसे मैंने काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व किए थे, लाइक 100 ऑफ देम। तो कोड शेफ बिगिनर प्रॉब्लम्स थे वो जनरली। अच्छा, तो ऐसे उससे ऐसे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। तो ऐसे हमारे ऐसे रुड़की में ऐसे प्रोग्रामिंग के ऐसे ग्रुप हैं, मैंने बताया पैग और IMG। तो पैग का ऐसे तुम सिलेक्ट होने के क्राइटेरिया होते हैं, तुमको टेस्ट देने पड़ते हैं, इंटरव्यू देने पड़ते हैं। तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट सिलेक्टेड इन पैग। मैंने इंटरव्यू लिया था दिनेश का। या सो उसके बाद ऐसे पैग इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन इन माय CP जर्नी। सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प की थी, सीनियर्स ऐसे लेक्चर्स देते थे, फिर रिसोर्स देते थे, और हमारे ऐसे पीयर्स में से कॉन्टेस्ट भी कराते थे। सो इट वॉज लाइक वेरी नाइस ग्रुप। कूल है। सो अजीत से भी जानता है, अजीत कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट हुई जिससे कि तुम आगे बढ़े और फिर ICPC वर्ल्ड फाइनेंस लेवल तक पहुंचे? कि तो मेरी जर्नी भी थोड़ी बहुत दिनेश की तरह सिमिलर ही थी कि मैंने JEE क्लियर किया था, उसके बाद कॉलेज आया था। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं था, तो मोस्टली बस मज़े ही कर रहा था। उसके बाद फिर फर्स्ट सेम के एंड में दिनेश लोग मिले थे, वो लोग कर रहा था, पर 10 CG आ रही थी क्योंकि दिनेश हमारी तरह छग्गी की उनका मेमोरी CP नहीं की थी उस सेमेस्टर, एकेड्स पे फोकस कर रहा था। फोकस नहीं कर रहा, बस हो जा रहा था तो अपने उसके आप। बाद तो सब लोग बाकी लोग ऐसे अर्डोस प्रोजेक्ट ऑयलर कर रहे थे, तो उन्हें देख के मेरा भी करने का मन किया था, तो मैंने उन्हीं के साथ स्टार्ट किया था। तो एक सेमेस्टर फिर हम कॉलेज में ऐसे क्लासेस में बैठ के क्वेश्चन डिस्कस करते थे और वहीं से थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ऐसे फिर फर्स्ट ईयर के बाद जब समर ब्रेक आया, तो उसमें जब घर गया तो उसमें थोड़ा सीरियसली चालू किया अच्छे से कोड फोर्सेस वगैरह। तो लकीली इनिशियली मेरी रेटिंग काफ़ी अच्छे से बढ़ भी गई थी काफ़ी जल्दी, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ज़्यादा करने का मन कर रहा था उस वजह से। तो हमारा कर्व ऐसे ज्यादा, तुम्हारा कर्व कैसे जा रहा था शुरू में? ऐसे अजीत ने हमसे काफी लेट स्टार्ट किया था। हम ऐसे होते थे, ऐसे होते थे, ऐसे होते, ऐसे होते। अजीत का ये अप 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 ये समर में हुआ था। काफी अच्छा लगा, ऑनलाइन सोचते कि अजीत से काफी अच्छा लगा था वो 3-4 कॉन्टेस्ट लगातार, ऐसे 300 रेटिंग कुछ बढ़ गई थी 3 कॉन्टेस्ट में। एक बार अजीत के साथ बात की, इसने सुबह DSU पढ़ा, शाम को DSU का क्वेश्चन आ गया और कर दिया। अजीत लोग अजीत पढ़ते थे, लोग सामने वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा होता था, फिर जब तक सामने वाला नया प्रॉब्लम देता था अजीत उसे सॉल्व भी कर चुका था, मतलब कॉन्सेप्ट उसी समय सीखा उस समय एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो उसके बाद फिर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने ICPC के लिए प्रिपेयर करना चालू किया। उसी टाइम मुझे पता चला था ICPC के बारे में। तो उसमें मोस्टली हमने एक तो हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी टीम्स है ICPC में जो एक्टिवली पार्ट लेती हैं, तो साथ में बैठ के कॉन्टेस्ट देती थी। तो हम उसे WPC बोलते थे, वीकली प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। तो उनके साथ मैंने देना चालू किया था। तो बोलते थे पर होता वो हफ्ते में 3 बार था अभी। और इवन दुगर के तो दिन के 2 बार। हाँ, तो हमने उसके बाद फिर एक सेमेस्टर में यही किया था। उसके बाद फिर जस्ट कोविड आने वाला था ऑलमोस्ट, तो कुछ थोड़ा बहुत तो हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर जस्ट कोविड आ गया था। फिर उसके बाद हम घर चले गए थे, तो घर पे प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफरेंट हो गया था। ICPC तुमने मिस कर दिया। बैंगलोर में कैसा रहा तुम्हारा ICPC? वो हमारा काफ़ी खराब एक्सपीरियंस रहा था। ऑनलाइन राउंड तो अच्छा गया था, हमारी अच्छी रैंक आ गई थी। एक जो क्वेश्चन गलत था उसकी वजह से हमारी रैंक और बढ़ गई थी, क्योंकि हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था। हमारे साथ तो तुमसे भी ज़्यादा खराब हुआ था। हम ऐसे वो क्वेश्चन आते ही कर दिया था, मतलब मेरे टीममेट ने, और वो क्वेश्चन हट गया। फिर तो हम ऐसे बैंगलोर जाते जाते कोयम्बटूर पहुंच गए थे। यार हमारे साथ भी उसका तो नेगेटिव इम्प्लीकेशन था शायद, हमारी टीम के साथ भी। तो शायद हमारा तो पॉजिटिव रहा था बस ऑनलाइन के। ऑन साइट राउंड तो हमारा काफ़ी खराब गया था।
काफ़ी मतलब 40 प्लस समथिंग रैंक थी, याद भी नहीं अभी ऐसा था। तो उसके बाद फिर सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फिर अच्छे से सीरियसली चालू की थी जब कोविड चालू हो गया था। तो तब मैंने दिनेश के साथ नई टीम बनाई थी। मैं दिनेश और एक और कल्पतरू था। उसमें हम लोग रोज़ घर से प्रैक्टिस देते थे कि 5 घंटे के कॉन्टेस्ट है, रोज़ घर से लगा रहे हैं, एक साथ ही कॉल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा होता था कई बार हम कई घंटे के कॉल्स पे रह जाते थे कि 3-4 घंटे तक एक दूसरे से बस कॉल कर रहे हैं। सब लड़के लड़के आपस में बिल्कुल कॉलिंग। घर वालों को भी डाउट हो रहा है किससे बात करता है लड़का। तो ऐसे अराउंड 1 साल तक बस घर में इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे थे। आईसीपीसी भी डिले हो रहे थे उस टाइम, तो कोई कॉन्टेस्ट हुआ नहीं था। बीच में थोड़े बहुत किक स्टार्ट हैकर रैंक में थोड़े बहुत कॉन्टेस्ट तरह के थे, तो उनमें थोड़ी बहुत रैंक आती रहती थी। तो फिर किक स्टार्ट वगैरह की रैंक बताओगे मतलब? मेरा पर्सनल बेस्ट शायद ग्लोबल रैंक 10-11 समथिंग था, और शायद इंडिया में फर्स्ट या सेकंड रैंक थी उसमें ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर वापस से रीजनल हुआ था काफ़ी टाइम, अराउंड 1.5 साल के गैप के बाद। उसमें उस टाइम हमारे से टीम कॉन्टेस्ट काफ़ी बढ़िया चल रहे थे। मतलब हम कल्पतरू, मैं और अजीत ऐसे कॉन्टेस्ट देते थे, हमको पता था कि कौन बंदा कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। ऐसे देख के ही हमको समझ आता कि ये बंदा ये प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। और हमारे से कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा था कि किसी चीज़ का सोल्यूशन है, मतलब हम 2 वर्ड बोलेंगे हमको समझ आ जाएगा कि सामने बंदा क्या सोच रहा है। एक वो काफ़ी सही कोऑर्डिनेशन था। तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे हम इंडिविजुअली काफ़ी अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं थे, लेकिन एज ए टीम हमारी टीम काफ़ी डाइवर्सिफाइड थी। लाइक अजीत मैथ हैंडल कर देता था, मैं डीपी ग्राफ देख लेता था, कल्पतरू एडहॉक देख लेता था। इसी वजह से हमारी ऐसे ऑनलाइन राउंड में सेकंड रैंक आ गई थी, बट फिर रीजनल राउंड थोड़ा खराब चला गया था, दिन खराब गए थे, तो उसमें थोड़ी खराब रैंक दिन खराब था यार वो तो। दिन खराब था, हम लोग तो अच्छे ही थे। तो उससे रैंक खराब गई थी, तो फिर अगले आईसीपीसी का वेट वजह जैसे तुम खराब बोल रहे हो। एक में 15 थी और दूसरे में 6 थी। तो 6 रैंक गाइस खराब है, इंडिया में इनकी रैंक 6th थी और ये खराब रैंक है। उससे हम क्वालिफाई नहीं कर पाए वर्ल्ड फाइनल्स के लिए उससे। डुगर एरा भी था, चल रहा था क्या वो? तो शायद फिर भी नहीं कर पाते कुछ अच्छा भी करके। राहुल दुगर फर्स्ट रैंक आए थे अमृतापुरी में। तो उसके बाद फिर 1 साल बाद फिर अगले साल डुगर भी नहीं दे रहे थे और हम लोग थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस की। तो अभी जो जस्ट रीजनल हुआ था 2022 में, उसमें हम लोग फर्स्ट रैंक ले आए थे ग्वालियर में, और उससे हम क्वालिफाई कर रहे हैं अभी वर्ल्ड फाइनल्स के लिए। तो इसके बाद अभी अपन मेनली तो वर्ल्ड फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीपी में। कूल है गाइस। तो अब बिल्कुल मतलब पिन पॉइंटेड जानना चाहते हैं कि आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स के लिए हाउ डू वी प्रिपेयर, और कैसे हम आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स, मतलब तुम इस बार वाले रीजनल्स टू वर्ल्ड फाइनल्स की जर्नी एक बार दिनेश बताओगे क्या? मतलब क्या रहा रीजनल्स में, फिर वर्ल्ड फाइनल्स तक जाने की जर्नी कैसी रही? हाँ, तो इस बार के मतलब लाइक हमारा फ्रेंड करता था वो पास आउट हो गया था, हमने नई टीम बनाई यतिन के साथ। यतिन हमारे से जूनियर है। तो इस बार रीजनल्स ऐसे काफ़ी क्रेजी गए थे, क्योंकि हमने ऐसे जैसे कानपुर रीजनल्स में ये हुआ था कि हमारा कॉन्टेस्ट काफ़ी ख़राब जा रहा था, और हमने ऐसे 4 घंटे तक खाली 5 प्रॉब्लम ही सोल्व किए थे। उस टाइम रैंक फ्रीज हो गई थी, तो हम ऐसे टॉप 10-15 से बाहर ही चल रहे थे कुछ जब रैंक फ्रीज हुई थी। उसके बाद मतलब हमारे 3 और क्वेश्चन चल रहे थे, मतलब डब्ल्यू आ रहे थे, मतलब कुछ पेनल्टीज आ रही थी। तो उसके बाद आखिरी के 1 घंटे में हमने 3 प्रॉब्लम सोल्व करी और हमारी रैंक काफ़ी ऊपर आ गई थी। तो हमको एक्सपेक्टेड भी नहीं था। हम बैठ उधर रैंक अनफ्रीज हो रही, तो हम बैठ के देख रहे हैं कि हमारी रैंक कहाँ है। हम नीचे से ढूंढ रहे थे और एकदम से ऊपर दिखी, तो इट वाज रैंक 3। हाँ, तो एक्सपेक्टेड से काफ़ी अच्छी थी। किसी का एसी नहीं आया था ऑलमोस्ट। 8 प्रॉब्लम थे टॉप 2 टीम्स के, और किसी के 8 हुए ही नहीं थे। उसके बाद सीधे हमने जंप किया था, तो हमारी काफी रैंक टाइम पेनल्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने एक प्रॉब्लम ज़्यादा सोल्व कर लिया था, तो ठीक ठाक रैंक आ गई थी। तो ये कानपुर में था। क्या रैंक थी वो? 3। तो गाइस 3rd रैंक ठीक ठाक है। अभी 6 खराब थी, सॉरी 5-6 जो भी थी वो खराब थी। 3 ठीक ठाक है। आप जानते हैं अच्छी रैंक क्या है। उसके बाद हमने ऐसे ग्वालियर दिया था, तो ग्वालियर में मतलब ग्वालियर अच्छा जा रहा था। लाइक 4 घंटे जब खत्म हुए तो हम ऐसे रैंक 1 पे थे। तो 6-7 हमने 7 प्रॉब्लम सोल्व किए थे उस टाइम तक। उसके बाद हमसे कोई प्रॉब्लम सोल्व हो ही नहीं रहा था, मतलब 55 मिनट हो चुके थे और हम एक कोई प्रॉब्लम कर रहे थे, उसमें हम हैशिंग लगा रहे थे। तो मतलब कभी डब्ल्यू आ अगर हम हैश की कम कर दे रहे हैं तो, और अगर कुछ हायर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो टैग आ जा रहे हैं। तो हमने काफ़ी सबमिशन मारे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो फिर ऐसे जस्ट ऐसे 3 मिनट पहले अजीत के दिमाग में आया कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो हम उस टेक्निक से 1.5 हैश बोल रहे हैं। तो हमने ऐसे 2 हैश रखे थे, एक इंट में एक लॉन्ग इंट में। तो उससे हमारा जस्ट पास हो गया था। तो सही सोल्यूशन तो नहीं रहा होगा ना वो जनरली। इट वाज जस्ट हैक। जस्ट 458 पे एसी आया था, ऑलमोस्ट कॉन्टेस्ट खत्म होने वाला था। चिल्ला रहे हैं उसे उधर बैठ के 458 में, जब हमारा एसी आया बाकी सब लोग हमको देख रहे थे। तो ये कॉन्टेस्ट में मुझे याद है हम लोग गए थे, मैं था, मयंक गौतम था, आदर्श कुमार था। तो सिमिलर टाइप का था। तो उसमें क्या था कि
हम लोग कॉन्टेस्ट दे रहे थे, हमारी रैंक इंडिया में ऑलमोस्ट 100 के नीचे चल रही थी, तो उस टाइम रीजनल्स 3 जगह हो रहा था, बैंगलोर, अमृतापुरी और कोयम्बटूर में। तो बैंगलोर में सारी अच्छी टीम्स आ रखी थी समाओ, मतलब दिनेश कोयम्बटूर में था बट हाँ बैंगलोर में सारी अच्छी टीम्स आ रखी थी उस टाइम। तो हमारा क्या था कि हम 100 के बियॉन्ड चल रहे थे, मतलब जब 4 आवर पे फ्रीज होती है रैंक, तो हम 100 के बियॉन्ड चल रहे थे। तो सबको ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे 100 के पीछे कैसे चल रहे। हमारा एक क्वेश्चन जो बहुत बेसिक था वो भी हमारा एसी नहीं हो रहा था, ऑलमोस्ट उसे 200 टीम्स ने कर दिया था एसी, पर हमारा एसी नहीं हो रहा था। वो क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ही था, तो बाद में फिगर आउट हुआ था कि हमने गलत पढ़ा था। बट फ्रीज रैंक जब हुई थी उसके बाद ड्यूरिंग लाइक लास्ट के 1 घंटे में हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, और लास्ट के लाइक 4 hours 58 minutes, शायद तुमने भी उस टाइम पे एक बार एसी करा है, तो हमने 4 hour 58 minute पे एसी करा था, और लिटरली काफी अच्छा मोमेंट था। उसकी वजह से हम लोग क्वालिफाई भी होता है आईसीबीसी एशिया वेस्ट कॉन्टिनेंटल फाइनल्स में। तो ऐसा होता रहता है, मतलब ये लास्ट मोमेंट्स। मतलब मेरी जर्नी में अब तक हमारे साथ 4 बार हो चुका है ये वाली चीज कि हमने ऐसे लास्ट 2 या 3 मिनट में ऐसी किए हैं और उस टाइम ऐसे मतलब कुछ भी रैंडम चेंज कर रहे होते हैं, कहीं ग्रेटर देन का लेस देन कर रहे होते हैं, प्लस और माइनस हम कुछ कर रहे होते हैं, और एसी समय हो जाता है तो काफी रस होते हैं। हमारे में भी ऐसे ही था। तो बाकी दिनेश और अजीत ने काफी न्यूटन स्कूल के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। तो दिनेश, कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो तुमने न्यूटन स्कूल के कॉन्टेस्ट देते समय फील करा हो कभी? मतलब एक बार लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब रैंक 1 आ गई, तो काफी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि न्यूटन स्कूल में रैंक 1 आ सकते, क्योंकि ऐसे काफी अच्छे कोडर्स भी आते थे। मतलब मेरे ही कॉलेज के सीनियर्स आते थे उस दिन, मतलब मैं दिन अच्छा था वो नहीं आए थे। एंड अजीत, तुम्हारा कोई ऐसे ग्रुप इवेंट जब हुआ हो और तुम्हारे लिए कोई स्पेशल मोमेंट सबसे ज्यादा जब तुमने ग्रुप कॉन्टेस्ट दे रहे हो? हमारा एक तो काफ़ी रिसेंटली मोमेंट है हमारा आईसीपीसी ग्वालियर में, जो अभी जस्ट रिसेंटली हुआ था। तो उसमें ऐसा था कि हमने जैसे बताया था कि शुरू के 4 घंटे हम फर्स्ट में थे, और लास्ट में हमारा आखिरी ऐसी काफ़ी लेट हुआ था। तो ग्वालियर जो रीजनल था 2 साइड में था, ग्वालियर और पुणे। हमने ग्वालियर की टीम से तो पूछ लिया था, उन्हें हमें पता था कि हम उनसे तो आ गए, पर हमें ये नहीं पता था कि पुणे में जो टीम्स दे रही है उनमें से एक मद्रास की टीम थी, हमें नहीं पता था कि हम उनके कंपैरिजन में कैसे हैं। तो हमने मैसेज करने का ट्राई किया था, बट वो रिप्लाई नहीं आ रहा था उनका उस टाइम पे। तो हमें उससे ये नहीं पूरी हमें कॉन्टेस्ट एंड हो गया, सेरेमनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लास्ट 3 टीम्स बची है, हमें तब भी नहीं पता है कि हमारी रैंक क्या है। तो जब हे गॉड प्लीज आईटी मद्रास ऑन रैंक 3 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि बता डिसेंडिंग ऑर्डर में अनफ्रीज होती है, तो जब रैंक 3 अनफ्रीज हो रही थी हम चिल्ला रहे थे मद्रास मद्रास मद्रास। आरसीडी गेस करने को बोल रहे थे, अब मद्रास गेस कर रहे थे। तो जैसे ही मद्रास का 3rd रैंक पे आ गया तो हमारा डिसाइड हो गया था हम फर्स्ट है, तो काफी अच्छा लगा था उसमें। उस टाइम से आगे सब खत्म हो गया था, मतलब हमको सोचना नहीं था फिर हमारी रैंक क्या है। काफी अच्छा मोमेंट होगा यार वो तो। मतलब मेरे को भी याद है, हम लोग हूटिंग कर रहे होते थे हर बार, मतलब स्पेकुलेशंस बना रहे होते थे कॉन्टेस्ट के बाद, कौन फ्रीज के बाद क्या होगा, कौन सी पोजीशन पे, क्योंकि मल्टीपल साइड्स पे रीजनल्स हो रहे होते थे, तो ऐसे श्योर नहीं होता कौन से रीजनल में किसने कैसा परफॉर्म कर दिया। मतलब वो ऐसे बता रहे कि 7 प्रॉब्लम इतने लोगों ने सोल्व किया है, 6 प्रॉब्लम इतने लोगों ने सोल्व किया है, तो हम फिर उधर फिर पे गा रहे हैं कि हमारी रैंक क्या हो सकती है। तो ऐसा होता था स्टार्टिंग वाले 3-4 का तो चलो फिर भी फिक्स होता था, तो अगर ऐसे 5 से 10 वालों का अगर तुम सोचोगे तो वहां पे कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होती थी, क्योंकि कौन से रीजनल वाले ने कितना कर दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो ऐसे ही दूसरों के कॉलेज को नीचे बताने वाला स्टार्ट कर देते थे, तो ऐसे बोलने लग जाते थे कि मतलब जैसे कोई 10th रैंक अनाउंस हो रही तो दूसरे का कॉलेज बोल दिया, फिर 7th रैंक चल रही, मतलब तुम रैंक अपना ऊपर करने का ट्राई कर रहे हो किसी तरीके से दूसरे कॉलेज। हाँ, तो काफी फन मोमेंट्स होते थे। तो दिनेश, उसके अलावा कुछ तुम बहुत टाइम से सीपी कर रहे हो, तो अभी तक तुम्हारा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिथम क्या है? फेवरेट तो नहीं है, लेकिन ऐसे सेगमेंटरी मैंने बहुत सीखा है। मतलब देयर वाज अ टाइम जब मैं ऐसे सेगमेंटरी 4 मिनट में ही खरीदता था, बाकी फ्लो तो काफी टेम्पलेट से क्यों नहीं उठाते थे? मतलब वो ऐसे मसल मेमोरी में आ गया था सेगमेंटरी। मतलब उसके बाद टेम्पलेट से उठा के चेंज करो, एक वही टाइम लगता था। और अजीत, तुम्हारा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या है? मेरा पर्सनली तो मुझे सबसे अच्छा तो F50 और जनरेटिंग फंक्शंस लगता है, मेनली इसलिए थोड़ी मुझे मैथ्स भी पसंद है, और जनरेटिंग फंक्शन में काफ़ी सारी मैथ्स वाली चीज़ें भी आ जाती है, तो उसे कभी कभी करने में अच्छा लगता था। और इससे मैंने कई बार ऐसे काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम किसी कॉन्टेस्ट में आ गई और वो सरप्राइजिंगली हो गई, क्योंकि बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि जैसे जनरेटिंग फंक्शन का कुछ वियर्ड सा फंक्शन लगा लें उस पर तो आ जाता है कुछ करके रिजल्ट। तो इसकी वजह से काफ़ी बार अच्छी रैंक आई है। तो इस और साथ में हम न्यूटन स्कूल के कॉन्टेस्ट भी सेट करते हैं, तो उनमें भी हमने कई बार ऐसे हार्ड प्रॉब्लम बनानी है तो जनरेटिंग फंक्शन से बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमने लास्ट 2 ग्रैंड में लास्ट प्रॉब्लम इसी से बनाई हुई है। ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट हैज नाउ बीन चेंज टू कोडरश एक्स, तो उसके लिए रजिस्टर करने के लिए नीचे लिंक भी शेयर्ड है, तो कोडरश एक्स पे भी रजिस्टर करिएगा। और दिनेश और अजीत ने ही प्रॉब्लम सेट बनाया है, और भी लोग हैं, यतिन है, यतिन भी आईसीबीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट है, अनफॉर्चुनेटली आज ज्वाइन नहीं कर पाया, बट यतिन ने भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, और सावर्णिक एंड ऑल काफी सारे अच्छे प्रोग्रामर्स ने मिलकर बनाया है। तो डू चेक द रजिस्ट्रेशन लिंक इन द कमेंट्स बिलो। अजीत,
मतलब आपने बहुत सारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी के बारे में बताया और काफ़ी अच्छा मचाया भी है लाइफ में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। इंडिविजुअल लेवल पे अचीवमेंट्स कुछ बताओगे क्या, मतलब कि क्या क्या इंडिविजुअल लेवल पे अचीवमेंट्स हुए थे, जैसे कोड मतलब जैसे हैकर कप हो गया, कोड जैम हो गया, इन सब चीज़ों में? कि मैंने मोस्टली जैसे कोविड टाइम पे काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट दिए थे। कोड जैम वगैरह में आई थिंक मैं लास्ट राउंड 3rd राउंड तक चला गया था, लास्ट राउंड से 1 राउंड पहले तक। हैकर रैंक पे भी शायद सिमिलर था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं। किक स्टार्ट में मेरी अच्छी रैंक आ गई थी बीच में, शायद अंडर 10। और सी एफ पे मैं टॉप 10 इंडियंस पे पहुंच गया था बीच में एक बार। इसके अलावा लाइक नॉन सी पी में भी थोड़ा मैंने जी सॉक किया था, एम एल में था ओपन सी वी में। इसके अलावा इंटर्न भी मुझे लाइक अच्छी सी इंटर्न मिल गई थी, वो भी एक अच्छी अचीवमेंट रही थी कॉलेज लाइफ में। मोस्टली तो ये अचीवमेंट्स रहे थे पूरे। दिनेश, तुम भी थोड़ा बताओगे अपने इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के बारे में कि कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब जर्नी कर रहे थे तुम, क्या क्या अचीवमेंट्स मिल रहे थे जिससे तुम्हें अच्छा लग रहा था? मतलब मुझे अपना एक पर्सनली याद है, तो ऐसा था कि मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी 2nd ईयर में। तो मतलब बाकी जो देख रहे हैं उनके लिए लेट नहीं है, कभी भी स्टार्ट करो तो इट्स वेरी गुड। बट हाँ, हमारे कॉलेज में थोड़ा सा कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। तो 2nd ईयर में जब मैं कर रहा था तो तब हैकर कप होता था। तो हैकर कप में उस टाइम तक हमारे कॉलेज में टी शर्ट नहीं मिली थी किसी को, मतलब जितने लोगों को मैं जानता था उनमें से। तो जब मैं 2nd ईयर में दे रहा था तो मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आ गया था और मुझे टी शर्ट मिल गई थी। और मतलब मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू आया था, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था और रैंडमली कोई क्वेश्चन था उसमें, पता नहीं मैंने DSU लगा दिया था, पता नहीं किस चीज़ का क्वेश्चन था, मुझे आज भी नहीं पता, बट DSU लगा के वो सॉल्व हो गया था। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो। हाँ दिनेश? ऐसे मतलब काफ़ी सारे मोमेंट रहे, मतलब गिना नहीं सकता ऐसे। कभी लास्ट मिनट एसी हो जाता था, कभी लास्ट मिनट हैक हो जाता था। हैक वाले मोमेंट काफ़ी खतरनाक हाँ, होते हैं। वो ऐसे दिल तोड़ देते थे, ऐसे वाले मोमेंट थे एकदम। तो ऐसे कई बार ऐसे रेटिंग काफ़ी बढ़ गई। लाइक द फर्स्ट टाइम जब ऐसे कैंडिडेट मास्टर हो गया था कोड फोर्सेस पे, उस टाइम ऐसे लोग मतलब आज हम ऐसे चापो मांग रहे हैं फ्रेंड्स, एक ऐसे ITR में से चापो बोलते हैं फॉर ट्रीट। तो चाय पकौड़ा है गाइस इसकी फुल फॉर्म। लेकिन चाय पकौड़ा में नहीं निपटता, वो महंगा पड़ता है बहुत। महंगा होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। तो बाकी ऐसे मैंने भी ऐसे गूगल किक स्टार्ट दिए हैं, गूगल कोडजेम दिए हैं, कोडजेम में ऐसे ठीक ठाक रैंक आई हैं। बाकी हैकर कप भी दिया है, जो भी ऐसे मतलब कोई भी कहीं भी सीपीआर कॉन्टेस्ट वगैरह दे देते थे। कूल है। तो दिनेश बताओगे तुम्हारा मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का तुम्हारी लाइफ में कैसा इन्फ्लुएंस हुआ है? मतलब ये तो एक जर्नी हो गई तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट लाइफ में तुम्हारे इन जनरल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्या इन्फ्लुएंस रहा है? इन जनरल मतलब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सीपी ने ऐसे कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट किया है। मतलब इन जनरल मतलब सीपी में तो ऐसे इंप्रूवमेंट हुआ ही है, बाकी इन जनरल भी जैसे मतलब उसके बाद कोई मैं अलग चीज़ पढ़ रहा हूँ तो ऐसे माइंड ऐसे हायर कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए थोड़ा हो जाता है कि वो कर पाता है जब अगर तुम सीपी करते हो तो। मतलब बाकी लोग भी कर सकते हैं कि सीपी वाले भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब माइंड डेवलपमेंट होता है, ये सब मतलब मेरे को लगता है। तो मतलब यही सब सीपी ने से काफ़ी हेल्प की है। कूल है। अजीत, तुम बताओगे क्या, मतलब कि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्या इन्फ्लुएंस रहता है इन जॉब्स और करियर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के इनिशियल जनरली लोग बोलते हैं राउंड्स रहते हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्या रोल रहता है इन प्लेसमेंट्स, इन कॉलेज प्लेसमेंट्स और रेगुलर प्लेसमेंट्स? तो अभी तक मैंने मोस्टली जितनी कंपनीज का देखा उनमें ज़्यादातर कंपनीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। क्योंकि सबसे पहले तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं किसी कंपनी में, तो उन्हें कोई एक फिल्टर चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से फिल्टर बनाना ईजी होता है क्योंकि हम क्वेश्चन दे सकते हैं, उन्हें हमें टेस्ट कैसे पता है हमें क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, तो उससे आंसर चेक ईजिली हो जाता है। तो फर्स्ट राउंड फिल्टरिंग जनरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे रखते हैं। उसके बाद फिर जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस मोस्टली उस पर ही रहते हैं, डेव वगैरह और रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं, बट सीपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी उसमें रहते हैं। तो जैसे लीड कोड वगैरह पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफ़ी चीज़ें उन कॉन्टेस्ट में आ जाती हैं। तो अगर किसी की अच्छी प्रैक्टिस रही हो लीड कोड या सीपी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ईजिली क्रैक कर पाते हैं मोस्ट ऑफ कंपनीज़ को। ऐसे सिमिलरली जो क्वांट रोल्स हैं उनमें भी पजल्स वगैरह पूछते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है सीपी की तरह, बट अगर आपकी सीपी की प्रैक्टिस है तो ये वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं लोग इजीली। तो अगर किसी को ऐसे प्लेसमेंट क्रैक करनी है तो सीपी करना तो इंपॉर्टेंट रह जाता है काफ़ी। उसके बिना फिर दूसरे वेज हैं पर वो काफ़ी हिट और मिस रहते हैं क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब ये बिल्कुल एक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं कर सकते कि आपकी जॉब लग पाएगी कि नहीं उनसे अच्छे से। तो रिकमेंडेड तो यही कि अगर आपको प्लेसमेंट के लिए फोकस करना है तो आपको सीपी करनी पड़ेगी अच्छे से। तो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं अब, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दिनेश, अपने और कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हैं आप? सो मैं अभी मेरे पास क्वांटॉक्स रिसर्च से ऑफर है। सो एंड इट्स लाइक फॉर 2 years बट या कूल है।
अजीत अपना बताना जरा, आप कौन कौन सी कंपनी में प्लेस हुए थे जब कैंपस में इंटर्नशिप के लिए कंपनी आई? अजीत ने वो सब रिजेक्ट कर दिया जो मेरे को मिल रहा है। इंटर्न टाइम पे मेरे पास जैसे रुब्रिक, अडोबी, गूगल और अल्फाग्रैप और क्वाडई के ऑफर थे। तो गाइस गूगल वगैरह तो रिजेक्ट करी हुई है काफी डायरेक्ट, एंड मेरा रुब्रिक में जाने का भी मन था, स्टार्टअप समवेयर फील था, तो इसलिए रुब्रिक को प्रेफर किया था। सो गाइस अजीत और दिनेश जो हैं वो न्यूटन्स कोडिंग कॉन्टेस्ट में काफी टाइम से प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं, विच हैज नाउ बीन रीब्रांडेड टू कोड रश। तो दिनेश आप बताएंगे क्या कोड रश के प्रॉब्लम्स, जो इस बार कोड रश एक्स होने वाला है, उसके प्रॉब्लम्स किस टाइप के हैं और कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस सब में? ओके, सो कॉन्टेस्ट इज बिगनर फ्रेंडली और ऐसे हाई रेटेड कोडर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम सेट काफ़ी बड़ा होता है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम ट्राई करते हैं लेवल को बैलेंस करने का, मेंटेन करने का, और ट्राई करते हैं मतलब वैसे मैथ्स के प्रॉब्लम डालने का, डीपी ग्राफ, मतलब हम ट्राई करते हैं कि सारे कंसेप्ट कवर कर इनिशियल प्रॉब्लम्स तो जनरली बहुत इनिशियल प्रॉब्लम में ऐसे लाइक कोई हायर डाटा स्ट्रक्चर या कोई एल्गोरिथम ऐसे यूज़ नहीं होगा। दे आर जस्ट लाइक कुछ जुगाड़ सोचने हैं। कूल है। सो इनिशियल प्रॉब्लम गाइस बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली होंगे, और इनिशियल प्रॉब्लम्स भी जो सॉल्व करेगा उनके लिए भी काफी प्राइजेस हैं। सो बेसिकली जो एक रैंडमली सिलेक्टेड कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्होंने एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करा होगा, उनके लिए भी प्राइजेस हैं। जो टॉप पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी प्राइजेस हैं, जो फास्टेस्ट सॉल्वर्स हैं उनके लिए हैं, फीमेल पार्टिसिपेंट्स के लिए प्राइजेस हैं, टॉप इंडियंस के लिए प्राइजेस हैं, टॉप वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए प्राइजेस हैं। सो बहुत सारे डाइवर्स प्राइजेस हैं, तो डू रजिस्टर एंड लिंक इज इन द कमेंट्स बिलो। अपार्ट फ्रॉम दैट अजीत से एक बार जानेंगे कि उनकी कैसी जर्नी रही थी लाइक न्यूटन्स कोडिंग चैलेंज और अब विच हैज बीन चेंज टू कोड रश, उसके प्रॉब्लम सेट करने की। तो अजीत ओके, तो लाइक मैंने जब सीपीए स्टार्ट की थी तो उसके साथ हम पैग में भी थे, तो उसमें मैं रिक्रूटमेंट के लिए क्वेश्चन बनाने होते थे, तो वहीं से स्टार्ट किया था क्वेश्चन बनाना। तो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा लगने लगा था क्वेश्चन बनाना। तो उसके बाद फिर हमें न्यूटन से चांस मिला बनाने का। रफली 1.5 साल समथिंग हो गया स्टार्ट किए हुए, काफ़ी टाइम से क्वेश्चन बना रहे हैं न्यूटन के लिए। तो काफ़ी एक अच्छी जर्नी रहती है, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो एक अच्छी चीज़ है, और साथ में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है काफ़ी तरह से कि उसमें क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और डिफ़िकल्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि लोगों से सॉल्व हो पाए इजीली। और फिर जब कॉन्टेस्ट में लोग जो सॉल्व करते हैं तो अच्छा लगता है कि या फिर अच्छा सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर इसी प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं सॉल्व करेंगे, हार्ड में सॉल्व करें तो उतना अच्छा नहीं लगता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा कम सॉल्व हो। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी जर्नी रहती है क्वेश्चन बनाना। जो पूरा फेज़ है क्वेश्चन एकदम आइडिया वाली स्टेज से लेकर धीरे धीरे क्वेश्चन को फाइनलाइज करना, उसके टेस्ट केसेस बनाना और उसे पब्लिक करना, और फाइनली जब कॉन्टेस्ट होता है तो उससे पूरा टाइम, इससे 2-3 घंटे तक हम भी सेटर की तरह भी हम पूरा टाइम कॉन्टेस्ट को देखते रहते हैं कि क्वेश्चंस कितने सॉल्व हो गए हैं, लोगों का क्या इसी आ रहे हैं, क्या क्या अप्रोचेज यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह से क्वेश्चन करना। मैंने भी न्यूटन स्कूल के साथ जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने भी एज अ प्रॉब्लम सेटर ही करी थी। तो आई वाज द इनिशियल प्रॉब्लम सेटर जिसने सबसे स्टार्टिंग न्यूटन्स कोडिंग चैलेंज के प्रॉब्लम्स बनाए थे, और फिर ऐसे हम कॉन्टेस्ट दिया करते ये लोग कॉन्टेस्ट देते थे और ये लोग फर्स्ट सेकंड आया करते थे उस टाइम कॉन्टेस्ट में। और डुगर एरा भी चल रहा था उस टाइम, तो डुगर काफी बार लगातार फर्स्ट आता था कॉन्टेस्ट में। तो काफी कूल होता है गाइज, और पार्टिसिपेट करोगे तो जेन्युइनली काफी कुछ सीखने को मिलेगा। काफी बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ यू विल टेक आउट ऑफ इट। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि कॉन्टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स नहीं भी सॉल्व हो रहे हैं उन पे भी आप फोकस कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्टेस्ट के ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, बट आफ्टर द कॉन्टेस्ट हम एडिटोरियल्स रिलीज करेंगे उनके, तो आप एडिटोरियल्स देख के समझ के पहले खुद से ट्राई करिएगा कोड करने का, और अगर नहीं हो पाए तो फिर दूसरों के सॉल्यूशंस देख सकते हो, एडिटोरियल का कोड समझ के कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज टू लर्न आउट ऑफ इट, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिएगा। एंड so guys, see you all at Code Rush X. Also, Ajit and Dinesh, any last words from you guys? Yeah, guys, please participate. Problem set is gonna be really interesting. You are going to enjoy this problem set, so try your best in the entire problem set and try to win as many prizes as you can. So guys, do like, share and subscribe to this particular video, and also the link for the Code Rush X is in the description below. Thank you.